हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ए चैनल। चलो, तो आज हम सीखने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 11, जिस लेसन का नाम है जंगल डायरी। देखो बच्चों, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सुनने में अच्छी लगती है, जैसे कि कोई सॉन्ग हो, है ना, या कोई गीत हो, या कोई कविता हो, वो सुनने में अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में अच्छी लगती है, जैसे कोई मूवी, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ने में अच्छी लगती है, जैसे नॉवेल्स वगैरह, है ना। तो मुझे लगता है अपना ये जो चैप्टर है ना, जो लेसन है जंगल डायरी, ये अगर एनिमेटेड होता तो बहुत मज़ा आता। अगर मुझे भी पॉसिबल हुआ तो, अगर आपने इसको कमेंट में बोला कि सर आप इस लेसन को आप एनिमेटेड वीडियो के द्वारा समझाओ, तो उसके द्वारा भी मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़कर ही समझ कर लेते हैं। चलो, तो फिर ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन अगर ये एनिमेटेड होता तो बहुत ही मज़ा आता। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको ऐसे ही समझ कर लेने की। और अगर आपको ये इसका एनिमेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में वैसा बताइए। चलो फिर, लेसन का नाम है जंगल डायरी और इसके राइटर है अतुल धामनकर। तो सबसे पहले हम राइटर का परिचय देख लेते हैं। देखो, प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक, लेखक आणि छायाचित्रकार। देखो, जो राइटर है ये मतलब एक बहुत ही पॉपुलर मतलब रिसर्चर रहे हैं। वैसे ये एक राइटर भी है, साथ साथ ये एक फोटोग्राफर भी है। आगे देखते हैं। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प यामध्ये वाघांचा अभ्यास केलेला आहे। देखो, अपने महाराष्ट्र में एक ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प है ना, ताडोबा टाइगर रिजर्व नाम का। तो वहां पर इन्होंने लगभग 25 ईयर तक स्टडी की है। किसकी? टाइगर्स की, है ना। उसके साथ साथ आगे देखते हैं। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरातमधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत। मतलब महाराष्ट्र के ताडोबा जंगल में इन्होंने तो रिसर्च किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, वहाँ के जो बहुत अच्छे अच्छे फॉरेस्ट है, वहां पर भी इन्होंने विजिट की है। आगे देखते हैं। देखो, इनकी कुछ किताबों का नाम यहाँ पे दिया गया है। क्या है देखते हैं। वाघ मृग कथा, वाघ यानी टाइगर, मृग यानी हिरण, मृग कथा यानी हिरणों की कथा। आगे, नवरंगाचं घरटं, ये इनकी किताब का नाम है। आगे, अरण्याचे अंतरंग, अरण्य यानी जंगल, जंगल यानी फॉरेस्ट, है ना। तो उसके अंदर क्या रहता है उसको बोलते हैं अरण्याचे अंतरंग, ये इनकी किताब का नाम है। आगे, महाराष्ट्रातील वन्यजीवन, ताडोबा वाघांचे जंगल, जंगलाची डायरी, मर्जार कथा, ही यांची वन्य जीवन विषयक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत, है ना। ये इनकी किताबों का नाम है। मर्जार कथा यानी जो अपनी कैट होती है ना, उसको संस्कृत में कहते हैं मर्जार, और कैट की जो स्टोरी है इसको मराठी में बोलेंगे मर्जार कथा, है ना। बहुत ही प्यारा मतलब एनिमल होता है कैट, है ना। अगर आपको टाइगर कैसा होता है, तो अगर आप टाइगर को देखना अगर पॉसिबल नहीं, तो आप मतलब कैट को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि वो उसके जैसा होता है। उसका बिहेवियर, उसका साफ सुथरापन टाइगर का और कैट का सेम टू सेम ही होता है, साफ सुथरापन, है ना। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केलेले आहे। देखो, मतलब इस लेसन में हमको क्या बताया गया है कि वो जो वाइल्ड एनिमल रहते हैं उनका ऑब्जर्वेशन करते वक्त कि जो इंसिडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। आगे देखो। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन या पाठात आलेले आहे। देखो, तो फिर हमें लगता है कि टाइगर हो या टाइग्रेस हो, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन वो डेंजरस हमारे लिए होते हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए तो वो अपनी माँ जैसी हमें प्यार करती है, वैसे भी एक टाइग्रेस उनके बच्चों से प्यार करती है, उनको खाना खिलाती है ना। मतलब वहाँ पे एक टाइग्रेस की ममत्व, है ना, उसका जो प्यार है अपने बच्चों के प्रति, उसका दर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ जंगल में जब हम जाते हैं तब कितना अलर्ट रहना पड़ता है
ये भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। देखो क्या बताया गया, आगे देखते हैं। चलो देखो, तारीख 27 मे 1997 है ना, वेळ सकाळी 6 ते 9:30 आणि कोळसा परिक्षेत्र ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर। देखो मतलब राइटर ने एक ही लाइन में हमें सब कुछ बता दिया है कि कब, कहाँ और कैसे, ये सब कुछ। मतलब कब, 27 मई 1997। टाइम क्या है, सुबह के 6 बजे से लेकर 9:30 तक का टाइम है, टाइम ड्यूरेशन। और जगह कोलसा परिक्षेत्र, यानी कोल अपने चंद्रपुर नाम का एक महाराष्ट्र में जिला है, वहां पर बहुत कोयला मिलता है ना, उस जगह पे ये है। आगे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर, मतलब ये जो इंसिडेंट है चंद्रपुर जिले में ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, वहां पे ये सब कुछ हुआ है। आगे देखते हैं। आज पहाटेच कोळसा वन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। राइटर कहता है कि आज सुबह सुबह कोळसा वन, यानी मतलब वहां का रीजनल नेम है, वन यानी जंगल है ना, और विश्रामगृहातून बाहेर पडलो, मतलब विश्रामगृह यानी रेस्ट हाउस। राइटर कहता है कि आज सुबह सुबह मैं रेस्ट हाउस से बाहर निकला। तब आगे देखो क्या होता है। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्याचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले। तब जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे गांव में से टोंगे नाम का वनरक्षक, है ना, ये सरनेम है टोंगे, टोंगे वनरक्षक आणि त्याचा सहकारी वनमजूर येताना दिसला। मतलब टोंगे नाम का वनरक्षक और उसका जो कलीग है वो मुझे आते हुए दिखाई दिया। आगे देखो। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला। मतलब जैसे ही वो वनरक्षक आ गया वैसे हम जंगल का जो झरी नाम का जो रास्ता है वो हमने पकड़ा और हम चलने लगे। समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला। मतलब हमारे सामने जो जो मतलब ये था, वनमजूर था, मतलब वन में काम करने वाला मजूर यानी वनमजूर, वो चलते वक्त अचानक रुक गया। जैसे ही वो रुका तब आगे देखो, मी प्रश्नार्थक नजरेनं पाहिलं तर त्यानं रस्त्याकडं बोट रोखलं। मतलब मैंने उसकी तरफ देखा कि अरे बाबा तुम क्यों रुक गए, तो वैसे ही उसने अपनी उंगली एक रास्ते की तरफ करी और कुछ दिखाया अपनी उंगली के जरिए। क्या दिखाया देखो। नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथं उमटली होती। मतलब उस वनमजूर ने बताया कि शायद अभी अभी यहाँ पे बिबळ्या, यानी वो टाइगर का ही थोड़ा सा छोटा रूप होता है ना, तब उसके जो फुट के प्रिंट थे वहां पर वो दिखाई दिए, इसलिए वो रुक गया था। आगे देखो। हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासभराच्या आधीच इथून गेला असावा। मी चौफेर पाहिलं पण मला काहीही दिसलं नहीं। मतलब राइटर को तो टाइगर की स्टडी थी ही, तब उसके फुटप्रिंट से राइटर ने अंदाजा लगाया कि ये एक नर टाइगर है, लियोपार्ड है ना, और हम आने से पहले 1 घंटे पहले ही वो वहां से गया था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ऐसा वो कहता है राइटर। आगे देखो। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली। ऐसे में मुझे जंगल के एक कोने में थोड़ी सी कुछ हलचल दिखी। मी सगळ्यांना हातानच थांबायची खून केली। देखो मतलब राइटर क्या कहते हैं, मैंने सबको अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि सब लोग रुक जाओ। दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली। मतलब जैसे ही मैंने जो मेरी दूरबीन थी वो अपने आंखों को लगाई और देखा तो वहां पे क्या था वो मेरी समझ में आ गया। तब क्या था देखो, तिथे एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबू मध्ये बिबळा बसला होता। मतलब वहां पे एक पेड़ के नीचे एक बांबू के बीच में वो बिबळा यानी लियोपार्ड बैठा हुआ था। पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हल्ली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। राइटर कहता है कि वो जो लियोपार्ड था वो आसपास के एनवायरनमेंट से इतना मिल चुका था उसका कलर कि अगर उसने अपनी पूंछ अगर नहीं हिलाई होती तो मैं उसको पहचान भी नहीं सकता था, है ना। आगे देखो।
त्याची पाठ आमच्याकडे होती, त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं। देखो, राइटर कहता है कि उसकी जो पीठ थी वो हमारी तरफ थी और उसका मुंह आगे की तरफ था, इसलिए वो हमें देख नहीं सका। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज झाला। लेकिन इतने में क्या होता है, राइटर के साथ जो टोंगे नाम का वनरक्षक रहता है, उसका पाव एक सूखी हुई मतलब लकड़ी पर पड़ जाता है और वो लकड़ी टूट जाती है। लकड़ी के टूटने की कट ऐसी आवाज होती है। और देखो आवाज होने के बाद क्या होता है, तिखट कानाच्या बिबळ्यानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एका झेपेतच तो जंगलामध्ये अदृश्य झाला। मतलब जैसे ही उस लियोपार्ड ने वो आवाज सुन ली है ना, वैसे उसने एक बार मुड़ के देखा और झट झट में जंगल में चला गया और वो अदृश्य हो गया। अब देखो आगे क्या होता है। बिबळ्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो। राइटर कहता है कि एक एक बहुत ही अच्छा मौका जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाहता था वो मेरे हाथ से चला गया और इसका मुझे बहुत दुख हो गया। आगे देखो, टोंगे यांना शर्मिंदा झाल्यासारखं वाटलं। मतलब जो वनरक्षक था उसको भी बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से सर का जो ऑब्जर्वेशन का जो मौका था वो चला गया, तो उसको भी बहुत बुरा लगा। आम्ही लगेच पुढे निघालो। थोड्याच अंतरावर रायबाकडे जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता। राइटर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो चला गया तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही आगे निकल पड़े। थोड़े ही डिस्टेंस के बाद रायबा मतलब कोई प्लेस होगा, रायबाकडे जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता। मतलब वो रायबा की तरफ जाने वाला रास्ता वो हमारे राइट साइड को मुड़ गया था और हम उस रास्ते से चल रहे थे। तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखीनच दाट झाल्यासारखं वाटलं। मतलब हम उस रास्ते से चलने लगे और जैसे ही हम उधर चलने लगे तो जंगल और ही घना हो गया था। मतलब बहुत ही घना जंगल अब लगा था। आगे देखो, इथं 2-3 नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्त जाणवते। मतलब राइटर कहता है कि वहां पर छोटे छोटे 2-3 नाले थे, तो उन नालों की वजह से वहां पर और भी मतलब घना जंगल लग रहा था हमें। तसंच त्या नाल्यांमध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती। त्यामुळे आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं। राइटर कहता है कि नालों में थोड़ा सा पानी था और आपको तो पता ही होगा कि जंगल में जहां जहां पानी होता है वहां पर ही हमें वाइल्ड एनिमल देखने को मिलते हैं। और इसीलिए हम जैसे ही वहां से गुजर रहे थे तो हमें हर पल बहुत ही अलर्ट रहना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा थी। आगे देखो, कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। मतलब राइटर कहता है कि कल रात को ही जब मैं रेस्ट हाउस के ऊपर हम बातें कर रहे थे, तब जो टोंगे नाम का वनरक्षक है उसने बताया था कि इसी एरिया में 4 बच्चों वाली एक टाइग्रेस रहती है। तेव्हापासून मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं। राइटर कहता है जब से मैंने उस टाइग्रेस के बारे में सुना था, तब से मैं मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब मैं वहां पर जाऊं और उसका ऑब्जर्वेशन कर लूं। आगे देखो, प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं। राइटर कहता है कि धूप के दिनों की वजह से टाइगर जैसा जो एनिमल रहता है वो पानी के आसपास ही रहता है, क्योंकि उसको प्यास बहुत लगती है धूप की वजह से। तशातच लहान पिलं असल्यानं त्या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं। राइटर कहता है कि अगर वहां पे कोई टाइग्रेस रहती है और उसको अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो किसी भी हालत में पानी से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, क्योंकि उसके बच्चे पानी के बगैर जी नहीं सकते। तो इसीलिए वो टाइग्रेस पानी के आसपास ही रहती थी। देखो, पण लहान पिलं असणारी वाघीण ही जंगलातील सगळ्यात धोकादायक जनावर। राइटर कहता है लेकिन
जो छोटे बच्चों वाली जो टाइग्रेस रहती है वो सबसे डेंजर होती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों की उसको बहुत फिक्र होती है और बच्चों की फिक्र की वजह से वो किसी पर भी अटैक कर सकती है, इसीलिए उसको सबसे डेंजर कहा गया है। पिल्लांच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई कुणाचाही जीव घ्यायला मागं पुढं बघत नहीं। देखो, राइटर कहता है कि अपनी बच्चों की मतलब खुशहाली के लिए, उनकी जिंदगी के लिए ये जो टाइग्रेस रहती है वो किसी की जान लेने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखती है ना। देखो आगे, त्यामुळं सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं। राइटर कहता है कि इस टाइग्रेस की वजह से जब मैं उस नाले में उतर रहा था सूखे हुए, तब मेरे मन के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर था, है ना, उस टाइग्रेस का, कहीं वो कहीं से आकर हम पर अटॅक ना करे। आगे देखो, 10-12 पावलच चाललो असू मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली। राइटर कहता है कि हम 10-12 कदम ही चले होंगे तो उसने में मुझे वो जो कीचड़ था उस कीचड़ में अपने जो कैट से थोड़े से बड़े फुटप्रिंट मुझे वहां पे दिखे। तब आगे देखो राइटर क्या कहता है। हाँ, मी चटकन पुढे जाऊन वाकून बघितलं, या पिल्लांच्याच पाऊलखुणा होत्या। राइटर कहता है कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरी समझ में आ गया कि ये उस टाइगर के बच्चों के ही पैरों के निशान है। ह्या पिल्लांच्याच पाऊलखुणा होत्या। त्या पगमार्क्सकडे बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचेच आहेत। राइटर कहता है कि उन निशानों का ऑब्जर्वेशन करके मेरी समझ में आ गया कि ये जो निशान है पैरों के वो कल रात के है। याचा अर्थ स्पष्ट होता, वाघीण अद्याप आपल्या पिलांसह याच परिसरात वावरत होती। राइटर कहता है कि इससे तो हमें ये पता चल गया वो जो टाइग्रेस है वो अपने बच्चों के साथ यही कहीं पर है। देखो, आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो। राइटर कहता है कि अब मैं उन बच्चों को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। इथून समोर 100-125 पावलांवर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहित होतं। राइटर कहता है कि यहाँ से 100-125 पैरों के डिस्टेंस के बाद पानी है, इसकी जानकारी तो मुझे पहले से ही थी। ही वाघीण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती। राइटर कहता है कि ये जो टाइग्रेस थे ये मुझे उस पानी की जगह ही मिलने की पॉसिबिलिटी थी। त्यामुळं आता तिकडे जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं। राइटर कहता है कि इसलिए अब उस पानी की तरफ जाते वक्त बहुत ही अलर्ट रहना जरूरी था, है ना। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळं पडलेला वाळका पाचोळा साचून होता, त्यावरून पाय न वाजवता जाणं ही मोठीच कसरत होती। राइटर कहता है कि उस जंगल की जमीन पर मतलब सूखे हुए पत्ते गिर गए थे, तो उन पत्तों के ऊपर से चलना और वो भी बगैर आवाज किए ये इतना आसान नहीं था। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि पत्तों से ऊपर चले और हमारी पाँव की आवाज कम से कम हो, ये हम कर रहे थे। आगे देखो, पानवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोर जोरात धडधडू लागलं। राइटर कहता है कि जैसे जैसे हम पानी के करीब जा रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। पुढे काय दिसेल या जाणीवेनं माझा घसा कोरडा पडला। मतलब किस पल मुझे क्या दिखाई देगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं था, और इसकी वजह से, है ना, मेरा मुंह मतलब सूख गया था। इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती। मतलब राइटर कहता है सिर्फ मैं ही नहीं डर गया था बल्कि मेरे साथ जो लोग थे वो भी डर गए थे। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली। मतलब राइटर कहता है कि हम उस तरफ तो जा रहे थे लेकिन हम एक दूसरे ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए एक दूसरे से कहा कि अब यहाँ पे अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, और अलर्ट रहकर ही वो एक एक पैर आगे डाल रहे थे। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं। मतलब राइटर कहता है कि अब पल हर पल हमारे मन के ऊपर का बर्डन धीरे धीरे बढ़ रहा था।
कुठतरी झाडाच्या बुंध्याआड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असंच वाटत होतं. मतलब अब हमें हर पल ऐसा लग रहा था कि किसी पेड़ के मतलब पेड़ के पीछे से, इधर से उधर से जोर से हमारे ऊपर कहीं और टाइग्रेस अटैक ना कर दे, इस खौफ में हम आगे बढ़ रहे थे. बघा, वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती. मतलब राइटर कहता है कि हम जब उधर बढ़ रहे थे तब हवा की वजह से जो पत्ते हिल रहे थे उनका वो हिलना, उनके वो हिलने की आवाज भी बहुत जोर से सुनाई दे रही थी. भले ही वो जोर से ना हो, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा था कि ये बहुत जोर से बज रहे हैं पेड़ के पत्ते. आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होतं. मतलब एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ स्टॉप सा हो गया है ना, सब सुमसाम. मतलब एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं राइटर यहाँ पे. आगे देखो. एव एव अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजानं मी जागी थांबलो. राइटर कहता है कि ये एव ऐसी आवाज एक नाले की उस तरफ से आ गई और ये आवाज सुनकर मैं अपनी जगह रुक गया. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. मतलब जैसे मैंने आवाज सुनी, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए. एक वर्षांच्या वाघांच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं कि हा वाघिणीचा आवाज है. राइटर कहता है कि 1 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे आसानी से समझ में आ गया था कि ये टाइग्रेस की ही आवाज है. ती या आवाजानं आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी. राइटर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा आवाज कर अपने बच्चों को बुला रही थी. अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. इतने में पानी में धप ऐसी आवाज आ गई, है ना. मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्यानं थक्क झालो. राइटर कहता है कि मैंने उस पानी की तरफ देखा और मैं मतलब आश्चर्यचकित हो गया. एका पिलानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती. राइटर कहता है कि वो जो टाइग्रेस का जो बच्चा था उसने पानी में मतलब छलांग लगाई थी. तसेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली 3ही पिलं धपाधप पाण्यात उतरली. आईचा आश्वासक आवाज त्यांच्याकरता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता. राइटर कहता है कि जैसे ही उन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँ की वो आवाज सुन ली, एक के पीछे एक सभी बच्चों ने पानी में छलांग लगाई और सब बच्चे अपनी माँ के पास चले गए. देखो अब आगे देखते हैं. हाँ, राइटर कहता है वाघीण रात्रीच पिलांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपून शिकारीसाठी गेली होती. राइटर कहता है कि रात को ये जो टाइग्रेस थी इसने अपने बच्चों को मतलब एक घनी झाड़ी में छुपा कर रखा था और वो शिकार के लिए चली गई थी. देखो अब राइटर क्या कहता है. या परिसरात दुसरे नर वाघ, बिबळा, रानकुत्री अशा पिल्ल्यांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच. राइटर कहता है इन छोटे बच्चों के दुश्मन बहुत होते हैं. मतलब जो टाइगर रहता है, लियोपार्ड रहता है, मतलब जंगली कुत्ते होते हैं, ये सब इन छोटे छोटे बच्चों के दुश्मन होते हैं. तो वो दुश्मन भी इसी पानी के आसपास रहते थे. तो इसीलिए वो जो टाइग्रेस थी इन मतलब उसके बच्चों को छुपाकर चली गई थी. त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यक होतं. तो इसकी वजह से उसको ये प्रिकॉशन्स लेना बहुत जरूरी था. वाघांच्या लहान पिलांना इतर भक्ष्यांपासून खूपच धोका असतो. राइटर कहता है कि ये जो टाइगर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको मतलब जंगली कुत्तों से, है ना, किसी मतलब टाइगर से बहुत मतलब धोका हो सकता है उनको, है ना. त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते. राइटर कहता है इसलिए उनकी जो माँ रहती है वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ही अलर्ट रहती है. आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ आली होती. राइटर कहता है कि वो बेचारी रात भर इधर उधर घूमी होंगी. उसने कहीं कहीं पे तो शिकार की होंगी और रात भर इधर उधर घूमकर वो सुबह सुबह अपने बच्चों के पास आ गई थी. आईची हाक ऐकताच
अजून अजूनवर दडून बसलेली पिलं खेळकरपणानं तिच्याकडे झेपावली। राइटर कहता है कि वो बेचारे पिल्ले रात भर है ना मतलब चुपचाप बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने माँ को देखा तो वो बहुत खुशी हो गई उनको, और वो खुशी में अपनी माँ की तरफ दौड़े चले आए। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडील विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली। मतलब अब तक ने राइटर ने सिर्फ बच्चों को ही पानी में जाते हुए देखा था, लेकिन अब एंट्री किसकी होती है? टाइग्रेस की एंट्री होती है। तो राइटर कहता है कि जो बांबू के जो पेड़ थे, उन पेड़ों के उस साइड से मुझे वो टाइग्रेस आते हुए दिखाई दी। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। राइटर कहता है कि वो स्ट्रेट पानी के पास आ गई और पानी में बैठ गई। रात्रभरच्या वाटचालीनं थकून ती विश्रांति घेत होती। राइटर कहता है कि बेचारी वो रात भर इधर उधर भटकी होंगी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए पानी में बैठ गई। पण पिल्लांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं। राइटर कहता है कि भले ही वो बेचारी थक गई होगी, लेकिन बच्चे तो रात भर चुपचाप बैठे थे। जैसे ही माँ को उन्होंने देखा तो उनके मतलब एक्साइटमेंट की कोई सीमा ही नहीं रह गई बच्चों की। त्यातील एका पिलानं तर वाघिणीच्या पाठीवर उडीच घेतली। राइटर कहता है कि उतने में तो एक बच्चे ने उसकी पीठ के ऊपर ही छलांग लगाई, पण तिथून घसरल्यानं ते धपकन पाण्यात पडलं। राइटर कहता है कि वहां से मतलब उसने छलांग तो लगाई, लेकिन उसकी छलांग अधूरी होने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। तोंडावर पाणी पडताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली। मतलब राइटर कहता है कि उसकी जो छलांग लगाना उसकी माँ को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने थोड़ा सा उसको मतलब आवाज कर कर अपनी जो नापसंदी थी वो उसको जताई, है ना। मतलब उसकी माँ को वो छलांग लगाना पसंद नहीं आया, है ना, क्योंकि छलांग की वजह से उसके मुंह के ऊपर पानी आ गया था। पण पिलांना त्यांच्याशी काहीही देणं घेणं नव्हतं। त्यांचा आईभोवती जबरदस्त दंगाधोपा सुरू होता। राइटर कहता है कि भले ही उनकी माँ को उनका वो छलांग लगाना पसंद ना आया हो, लेकिन बच्चों को उससे कुछ लेना देना नहीं था। वो तो अपनी ही मस्ती में इधर उधर कूद रहे थे। आगे देखो। साधारणतः कुत्र्यांपेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्यांची पिल्लं होती। राइटर कहता है कि जैसे थोड़े से कुत्ता रहता है ना, तो थोड़े से कुत्ते से छोटे थे। करीबन इनकी जो उम्र है वो 5 महीने के आसपास होगी। या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच ही खेळकर होती। राइटर कहता है ये जो बच्चे थे वो अपने बच्चे कैसे मतलब मस्तीखोर रहते हैं, वैसे ही ये टाइग्रेस के बच्चे भी बहुत मस्तीखोर रहते हैं, और वो थे भी मस्तीखोर, है ना। एकमेकांचा पाठलाग करणं, मारामारी करणं, पाण्यात उड्या घेणं असे खेळ सुरू झाले। राइटर कहता है कि जैसे ही उनकी माँ आ गई, मानो उनके जान में जान आ गई हो, वो बच्चे इधर उधर खेलने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे, कूदने लगे। मतलब उनका खेल कूद सब कुछ शुरू हो गई उनकी, जैसे उनकी माँ लौटी तो। मध्येच आई वळून एखाद्या पिलाला मायेने साटत होती। तो मतलब बीच बीच में उनकी जो माँ है वो भी उनके ऊपर अपना प्यार जता रही थी। थोड़ा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली। मतलब थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद वो खड़ी हो गई। डोकं वळून तिनं ऐव असा आवाज केला। मतलब राइटर कहता है कि उसने अपनी मुंडी मतलब एक तरफ की और थोड़ा सा आवाज किया। हा पिलांना माघ येण्याबद्दलचा इशारा होता। राइटर कहता है कि इस आवाज से वो अपने बच्चों को अपने को फॉलो करने के लिए कह रही थी। लगेच वळून ती चालायला लागली और ऐसा आवाज करके वो चलने लगी। हिनं जंगलात कुठेतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगवा, नीलगाय किंवा रानडुकराची शिकार साधली असावी। राइटर कहता है कि वो इसीलिए अपने बच्चों को बुला रही थी कि उसने रात भर इधर उधर घूम के अपने बच्चों के लिए, चाहे वो नीलगाय हो चाहे वो रानडुक्कर हो, इनकी शिकार की होगी, और अब सुबह सुबह वो अपने बच्चों को वो शिकार खिलाने के लिए लेकर जा रही होगी। पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिलांपर्यंत आणणं शक्य नसतं। राइटर कहता है कि
वो चाहे वो नीलगाय हो, चाहे वो रानडुक्कर हो, इसका वजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको बहुत दूर तक खींच कर लाना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये बेचारी अपने बच्चों को ही उस नीलगाय की तरफ हो या उस रानडुक्कर की तरफ हो लेके जा रही थी, ताकि उनको भरपेट खाना खिला सके। त्यामुळं पिल्लांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकारीकडे घेऊन जात होती। राइटर कहता है कि इस वजह से शायद उधर जो उसने शिकार की हो वो बहुत बड़ी होंगी, इसलिए ये बेचारी यहाँ पर आई, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब अपने बच्चों को साथ लेकर वो उस शिकार की तरफ जा रही होगी। या 4 पिल्लांसोबतच स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती ना कोणती शिकार करना आवश्यक होतच। राइटर कहता है कि उसको अपने बच्चों के लिए तो शिकार चाहिए थी, लेकिन बच्चों के साथ साथ अपना खुद का गुजारा करने के लिए भी उसको एक शिकार की जरूरत थी, तो इसीलिए उसने वैसा किया होगा। त्या कलेत ती चांगली पारंगत होती। तो राइटर कहता है कि शिकार करने में तो वो एक्सपर्ट ही थी। देखो, वाघिणीनं नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला आणि आत शिरण्याआधी वळून पिल्लं सोबत येत आहेत की नहीं ते पाहून घेतलं। मतलब राइटर कहता है कि वो तो चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो घने जंगल में जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा कि मेरे सभी बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं या नहीं। 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती, पण दोघांना अद्याप भान नव्हतं। देखो, मतलब जो 2 बच्चे बहुत थोड़े से अलर्ट थे, वो तो बेचारे उसकी आवाज़ सुनते ही उसको फॉलो करना लगे थे, लेकिन 2 बच्चे थोड़े से लेट करंट रहते हैं ना, वो हर मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों में ही लेट करंट होते हैं, मतलब अपने स्कूल में भी होते हैं, हर जगह हमें लेट करंट दिखाई पड़ते हैं ना। तो वैसे ही इसके 2 बच्चे अलर्ट थे और 2 लेट करंट थे। तो एक बार फिर से वो अपने उन लेट करंट बच्चों को आवाज़ देती है और वो भी बेचारे उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। तब आगे देखो, ती पाण्यातच खेळण्यात दंग होती। मतलब जो 2 बच्चे थे वो बेचारे पानी में खेलने में ही बिझी थे। वाघिणीनं परत त्यांना बोलवणारा आवाज काढला आणि आईच्या या आवाजाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली। देखो, लेकिन ये बच्चे बेचारे लेट करंट नहीं है, वो थोड़ा सा खेलने में बिजी थे, तो वो खेलने में बिजी होने की वजह से माँ तो चल रही थी, लेकिन उसका उसके तरफ ध्यान नहीं था, इसलिए माँ ने उनको फिर से बुलाया और इन्होंने अपना गेम जो है वो स्टॉप किया और अपनी माँ को फॉलो करने लगे। 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघीण जंगलात दिसेनाशी झाली। देखो, राइटर कहता है कि 2 मिनट के बाद ही अपने बच्चों को साथ में लेकर वो जो टाइग्रेस थी वो जंगल में मतलब चली गई। आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळी झलक बघितली होती। राइटर कहता है कि आज मैं तो बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था टाइगर को, लेकिन आज पहली बार मुझे टाइग्रेस की जो ममता है, उसका जो अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है, वो मुझे पहली बार दिखाई दिया। माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता। तो राइटर कहता है कि मैंने आज तक के जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं टाइगर के बारे में, तो उस एक्सपीरियंस में आज और एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया था और ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो गई थी कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में ही प्यार सब कुछ अपने जैसा ही होता है, लेकिन हमें कभी वो देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये राइटर खुद किस्मत है कि राइटर को वो देखने का मौका मिल गया था और इसीलिए वो उसने हमारे साथ शेयर किया है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप इस लेसन को एनिमेटेड फिल्म की तरह देखना चाहते हैं तो मैं वो भी बनाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट में बताना होगा कि सर आप इस लेसन की एनिमेटेड वीडियो बनाइए। चलो, आप सुन रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।